नमस्कार दोस्तों। बिहार के 18 जिलों की 121 सीटों के लिए आज विधानसभा के पहले दौर की वोटिंग हो चुकी है और बिहार में पहले दौर की वोटिंग के बाद अब चंद दिन बाकी हैं। 11 तारीख को दूसरे दौर की वोटिंग होनी है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि पहले दौर की वोटिंग में महिलाओं की भीड़ जिस ढंग से अलग अलग बूथों पर तमाम विधानसभा क्षेत्रों में दिखी है, उसका क्या मतलब है। जिस तरह से बीजेपी ने लगातार हमलावर तरीके से, प्रधानमंत्री मोदी ने, अमित शाह ने, 1 दर्जन से ज़्यादा मुख्यमंत्रियों ने और 50 सांसदों और बीजेपी के नेताओं ने जिस तरह से बिहार में कैंप किया है, उस कैंप करने का क्या असर है। जिस तरह से रोड शोज हुए प्रधानमंत्री मोदी के, जिस तरह से 200 से ज़्यादा सभाएं, अगर सही नंबर बताएं तो कहा जा रहा है 250 सभाएं हुई है कुल जमा बीजेपी के तमाम नेताओं को जोड़ लें तो इन सब का क्या मतलब है। और इन सब के बाद नीतीश कुमार की 20 साल की सरकार को लेकर तमाम तरह के सवाल और इन सब के बीच महागठबंधन, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, उनकी सभाएं और तेजस्वी यादव की तरफ से बड़े बड़े वादों की लिस्ट इतनी लंबी है कि उस पर सवाल हैं कि वादे कैसे पूरे होंगे। लेकिन आज मैं आया हूं कन्हैया कुमार, चेहरा आप पहचानते होंगे, परिचय के मोहताज नहीं है। टेलीविज़न हो या सोशल मीडिया हो, सबसे अधिक इंटरव्यू जिन लोगों के किए जाते हैं उनमें कन्हैया हैं। और चूंकि आज पहले दौर की वोटिंग खत्म हुई और मैं मोकामा से बेगूसराय की तरफ जा रहा हूँ, बेगूसराय मेरा घर भी है, पता चला कन्हैया अपने गांव में है, तो मैंने कहा चलो कन्हैया से हम मिलते चलते हैं। प्रचार भी कर रहे थे जी, प्रचार भी कर रहे थे, वोट भी दिया होगा, वोट भी दिया यहीं के वोटर हो, यहीं के बीहट में। हाँ। और ये कन्हैया के घर के पास है, तो हमने कहा कि आज वोटिंग चूँकि खत्म हुई है इसलिए आपसे ज़रा बात करें और समझें। तो पहले तो वोट किया सुबह में या उसके बाद, मतलब दोपहर में, कब किया वोट आपने? 10 बजे वोट किया था। सबसे पहले तो आपके गृह जिला में, हमारे गांव में बहुत स्वागत है। आपके सभी दर्शकों का बेगूसराय से बहुत बहुत अभिनंदन है। आज पहले चरण का मतदान हो गया है और अभी तक की जो रिपोर्ट है, लोकसभा चुनाव के मुकाबले और पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, तो हम भी उसमें अपना योगदान करने के लिए आए हैं। हम बेगूसराय के ही वोटर हैं शुरू से लेकर के आज तक, जब से वो हमारी वोटर आईडी बनी है, जब से एपिक कार्ड बना है। और हमने जो है तकरीबन 10 बजे के करीब वोट कर दिया था। यहाँ तो प्रचार नहीं कर सकते थे, लेकिन अन्य जगहों पे प्रचार जारी है दूसरे चरण के मतदान के लिए। और कल, परसों, नरसों 3 दिन और प्रचार होगा। हाँ, मतलब 11 को पोलिंग है तो 9 की शाम 5 बजे तक प्रचार होगा। ठीक है, अब हम उस प्रचार में अब जो भी आखिरी जोर आप लोग लगाएंगे। अब यहाँ चूंकि आज ही पोलिंग खत्म, इंट्रोडक्शन में मुझे 3 बात कहनी है, बताइए, बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। एक तो प्रधानमंत्री, उनके मुख्यमंत्री और उनके तमाम मंत्री जो ये सैकड़ों सभाएं कर रहे हैं, ये कोई पहली बार नहीं है। ये 2015 में भी किए थे। नतीजा क्या हुआ था कि उनकी सरकार नहीं बनी थी, पैसा पानी की तरह बहाए थे, फिर भी मोदी फैक्टर नहीं चला था। दूसरी बात, बीजेपी यहाँ आज भी नीतीश कुमार के कंधे पर सवार है और बीजेपी की कोशिश यही है कि कैसे जो है नीतीश जी के नाम पे वोट लिया जाए और अगर एनडीए को बहुमत आ जाए तो भले नीतीश जी को कुछ समय के लिए आगे रखें, लेकिन बाद में नीतीश जी को भी निपटाएंगे और पूरी पार्टी को जो है भाजपा केक की तरह खा जाएगी। और तीसरी बात जो आपने कहा कि पोल परसेंटेज बढ़ा है, उसमें महिलाओं की संख्या बढ़ी है। सर, इसकी 2 वजह है। सबसे पहली वजह ये है कि पलायन के चलते अब गांव में पुरुष हैं ही नहीं, गांव में बूढ़े हैं, बच्चे हैं और महिलाएं ही हैं। चूँकि पहले चरण का मतदान भी छठ के लगभग 8वें दिन हो रहा है, 28 तारीख को छठ खत्म हो गया था, तो कोई मजदूर वर्ग का व्यक्ति 8 दिन तक वोट गिराने के लिए यहाँ नहीं रुक सकता है, क्योंकि उसको वापस जा कर के अपने काम पर लौटना है। तो एक वजह तो यह है कि पलायन के चलते गांव में महिलाओं की ही संख्या ज़्यादा है। और उसमें एक बात और जोड़ देते हैं कि हाँ, हो सकता है कि योजनाओं का असर हो, लेकिन यह बहुत अप्रत्याशित है कि बिहार में मतदाता बिल्कुल चुप हैं और ऐसा हमने कभी अनुभव नहीं किया था। आपका अनुभव ज़्यादा है, आप इतने समय से चुनाव कवर कर रहे हैं। तो अगर ये चुप्पी गुस्से की वजह से है, सरकार के प्रति नाराज़गी है, तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि यह चुप्पी हमारे पक्ष में है। बिहार में एक सकारात्मक बदलाव होगा। पलायन के दंश से झेल रहे जो बिहार के लोग हैं, महिला सुरक्षा का सवाल है, नौकरी का सवाल है, ख़राब स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा का सवाल है, और बिहार के लोग आज भी 20 साल के सुशासन के दावों के बावजूद
अपने रोजी रोटी कपड़ा मकान के मुद्दे से क्यों परेशान हैं, उनको उनका हल क्यों नहीं मिल रहा है। तो एक बदलाव की आहट हम लोग सुन पा रहे हैं इस चुप्पी में। ठीक है, ये उम्मीद पर दुनिया कायम है। आप उसकी व्याख्या अपने ढंग से कर सकते हैं, महिला वोटर का परसेंटेज बढ़ने का। पलायन सर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ। आप किसी भी गांव में जाएंगे हाँ। तो अब गांव में महिलाएं ही ज़्यादा हैं, क्योंकि पुरुष जो है काम करने के लिए बाहर जा चुके हैं। ये एक वास्तविकता है। सही है, होगा। लेकिन एक ये भी बड़ा मुद्दा है कि जो नीतीश कुमार ने जिस ढंग से 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र कर दिए, मतलब चुनाव की तारीख का ऐलान जिस दिन हुआ उस दिन भी सुबह में 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र हुए 1.25 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को। वो एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है कि महिलाओं का जो टर्नआउट ज़्यादा हुआ है या महिलाओं की कतार जितनी दिखी है, वो एक बड़ा फैक्टर है। कहीं इसकी चिंता है आपको? देखिए, हमको चिंता नहीं है इसकी दो वजह है। पहली वजह तो ये है कि महिला बतौर कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर डेवलप हो रही है तो ये किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए अच्छी बात है। दूसरी बात, नीतीश जी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को डेवलप करने में पिछले कई सालों से लगे हुए हैं, तो हमको नहीं लगता है कि इसमें कुछ इजाफा हुआ होगा। उनकी जितनी योजनाएं हैं, चाहे वो लड़कियों को साइकिल देने की योजना हो, शराबबंदी हो, या फिर जो है ये 10,000 रुपया जो दिए हैं, कहीं ना कहीं महिला जो है उनके सेंटर में रहता है, उनके फोकस में रहता है। लेकिन ये एक आइडेंटिटी है। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि किसी भी समाज में, खास करके भारतीय समाज में और बिहार के समाज में, एक व्यक्ति की सिर्फ एक आइडेंटिटी नहीं होती है। आपका लिंग जो है एक आपकी आइडेंटिटी है, इसके साथ साथ आपकी गांव की आइडेंटिटी होती है, आपकी जाति होता है, आपका वर्ग होता है, आपकी आर्थिक स्थिति होती है। मतलब हम कहते हैं बाप, जात, औकात जो है ये सबसे जो है आपकी आइडेंटिटी जुड़ी होती है। तो ये इतना बड़ा फैक्टर नहीं है जितना इस पे बोला जा रहा है। अच्छा कन्हैया, बीच में रोक रहा हूँ। अब पहले हम चाहते हैं कि आपका कैलकुलेशन क्या कहता है। जैसे 121 सीट की अगर बात करें, पिछले चुनाव में 60 और 61 के बीच बता हुआ था, दोनों नेक टू नेक था, महागठबंधन और एनडीए। अब आपका कैलकुलेशन पहले दौर की वोटिंग के बाद क्या कहता है? देखिए, 3 बात है सर इसमें। एक तो बीजेपी, एनडीए, जेडीयू ये लगातार सरकार में है, तो अगर पॉलिटिकल एंटी इनकम्बेंसी होगा, थोड़ा भी होगा, तो वो उनके खिलाफ होगा, वो महागठबंधन के खिलाफ नहीं होगा। दूसरा, हम सहमत हैं कि भाई बिहार में जो है सिर्फ पॉलिटिकल एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती है, सोशल एंटी इनकम्बेंसी भी होता है। और इस बार अगर आप सोशल एंटी इनकम्बेंसी को देखेंगे तो 2020 में जिन समूहों ने, सामाजिक समूहों ने एनडीए को वोट दिया था, उसमें कमी आई है। आप सिर्फ चिराग पासवान जी का ही वोट उसमें नया ऐड हुआ है, बाकी वोट जो है एनडीए से अलग हुआ है। और तीसरा, ये अप्रत्याशित, आरएलएसपी भी ऐड हुआ है। ये अप्रत्याशित है सर, मेरा मानना है अप्रत्याशित है। बिहार में, बिहार का वोटर हमेशा से ओपिनियटेड होता है, वोकल होता है, बताता है, लेकिन आपको इस बार ज़बरदस्त चुप्पी देखने को मिली होगी। मेरा अपना अनुमान है कि इस बार बिहार का चुनाव सेंट्रल लेवल पे नहीं हो रहा है। कहने का मतलब स्टेट वाइज कोई नैरेटिव नहीं है। नौकरी का एक सवाल है महागठबंधन की तरफ से बहुत मजबूती से, और वो लोग अभी भी वही 90 की बात और लालू जी की राज की बात ही कर रहे हैं। उससे आगे कुछ भी उनको ऑफर करने के लिए नहीं है। प्रधानमंत्री यहाँ आए, लोगों के नल में नहीं पहुँच रहा है साफ पानी, और वो बात कर रहे हैं पाकिस्तानी, तो उनके पास कोई नई बात नहीं है। गृह मंत्री आए, घुसपैठियों की बात की उन्होंने। अब चुनाव आयोग कह रहा है कि एसआईआर के हिसाब से एक भी घुसपैठिया नहीं मिला है, एक भी फॉरेन वोटर नहीं पाया गया है। और फिर बाकी लोग जो आ रहे हैं, चाहे उनके मुख्यमंत्री आ रहे हैं या स्वयं प्रधानमंत्री, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो यह जो साइलेंस है, हम इसको देखते हैं कि इस बार बिहार का चुनाव स्टेट लेवल पे नहीं, सीट वाइज चुनाव हो रहा है। और सीट वाइज चुनाव में महागठबंधन का वोट बिल्कुल स्थापित है, तय है, उसमें इजाफा हुआ है। एनडीए के वोट में जो है कमी हुई है। तो मेरा अपना अनुमान है कि ये चुप्पी एक सकारात्मक बदलाव का संकेत है। अभी जो एनडीए के वोट में कमी हुई है या इस वोटिंग परसेंटेज के क्या मायने हैं, इस पर 14 तारीख को फाइनल नतीजे में पता चलेगा। अब मैं एक दो चीज़, जैसे प्रधानमंत्री और अमित शाह के बयान पर भी आऊँगा, क्या वो कहते रहे, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जैसे आपने कहा कि उनका जुड़ा नहीं एलजेपी के अलावा, हालांकि आरएलएसपी भी जुड़ा। आपके हिसाब से पहले दौर की वोटिंग हो गई? आप भी चुनाव प्रचार में बहुत जगह गए होंगे ना? गए थे? कहाँ प्रचार किया आपने? हम पहले चरण के जो सीटें हैं वहाँ तो गए ही। इसके साथ साथ दूसरे चरण में भी जहाँ चुनाव है वहाँ की भी कुछ सीटों पे गए। सीमांचल में गए, शाहाबाद, मगध गए। अभी हम दरभंगा, मधुबनी और चंपारण नहीं जा पाए हैं। ये बेगूसराय और इन इलाकों में घूमे हैं। तो जो आप इतनी जगह आपने भी घूमा, आपके वोट में मतलब महागठबंधन, आप कांग्रेस की नुमाइंदगी करते, महागठबंधन में क्या जुड़ा?
महागठबंधन में मुकेश सहनी जुड़े। हर जाति का युवा वर्ग जिसके भीतर पेपर लीक और नौकरी नहीं मिलने के चलते जो बेरोजगारी का दंश है, उससे जो उत्पन्न गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है सभी जाति समूह में। दूसरा, मुकेश सहनी जी ऑब्वियसली, आईपी गुप्ता जी वो भी साथ में आए हैं, और कोऑर्डिनेटेड तरीके से जिन सवालों पे महागठबंधन पिछले कई महीनों से काम कर रहा है, तो ग्राउंड पे जो है एक बेटर कोऑर्डिनेशन है। हालांकि तमाम हल्ला मचाया गया मीडिया में कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, सीट शेयरिंग नहीं है, मीडिया में नहीं भी था। अभी भी आप 7-8 पे फ्रेंडली फाइट चल रहा है। अभी मैं कल गया था वहाँ राजा पाकर में, वहाँ सीपीआई और कांग्रेस की फ्रेंडली फाइट है। एक अभी वहाँ हुआ गौराबुराम में, लास्ट में मुकेश सहनी को अपना भाई को ड्रॉ करना पड़ा। हम लोग भी ड्रॉ तो किए हैं। फ्रेंडली फाइट तो हो ही रहा है 8-10 में ना। क्या होता है ना कि जब अलग अलग पार्टी हैं तो सीट शेयरिंग को लेकर के कई बार गतिरोध उत्पन्न होता है, जो स्वाभाविक है। हम कहते हैं जहाँ एक ही पार्टी होती है ना, वहाँ भी कई गुटों को लेकर के, ग्रुपों को लेकर के एनडीए में भी हुआ बहुत, वो स्वाभाविक है। लेकिन उसको जिस तरीके से एग्जरेट किया गया वो एक्चुअली वोटर को कंफ्यूज करने की कोशिश थी। लेकिन ज्यों-ज्यों चुनाव नज़दीक आया, वोटर को ये तय हो गया कि लड़ाई जो है महागठबंधन मतलब इंडिया और एनडीए के बीच में है, और इंडिया की तरफ से कौन नुमाइंदगी कर रहा है, लोग उसके साथ पोलराइज होना शुरू कर दिए, उसके पीछे खड़े होने लगे, और हर जगह जो है अब महागठबंधन का एक ही प्रत्याशी है। तो फ्रेंडली फाइट जैसी जो स्थिति थी वो चुनाव ज्यों-ज्यों नज़दीक होता गया, ये स्थिति स्पष्ट होती गई। मैं आपसे फिर आपका हिसाब किताब कन्हैया जानना चाहूँगा कि कन्हैया कुमार बेगूसराय में यहाँ कैंप करके हैं, बीहट इनका घर है जहाँ मिलने आए, तो आपका कैलकुलेशन क्या कहता है अगर हम 121 सीटों की बात अगर आप बेगूसराय की बात करेंगे? हाँ सर, बेगूसराय में 7 में 4 महागठबंधन की सीटें थी और 2 बीजेपी और 1 एलजेपी। कंफर्म लीड करेंगे बेगूसराय में, कंफर्म, कोई डाउट नहीं है। तो अगर बेगूसराय में ये स्थिति लीड मतलब 4 पहले जीते थे, तो 4 से बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ना चाहिए, कम होने का तो सवाल ही नहीं है, कम होने का कोई प्रश्न नहीं है। और आप ये देखिए कि बेगूसराय में अगर लीड कर रहे हैं, ये मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको कह रहा हूँ, जिसको कुछ लोग जो है एनडीए का गढ़ मानते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है एनडीए के सांसद भी हैं, और सांसदी के चुनाव में सिर्फ एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में महागठबंधन को लीड मिला था, बाकी सब जगह जो है वो एनडीए को लीड था। अगर यहाँ पे हम लीड कर रहे हैं, 7 में से ज़्यादा सीट अगर हम लोग जीत रहे हैं, और बेगूसराय एक ऐसा ज़िला है जहाँ वोट परसेंटेज जो है पहले चरण के मतदान में वन ऑफ द हाईएस्ट है, वन ऑफ द हाईएस्ट। मुजफ्फरपुर है, गोपालगंज है, बेगूसराय है, ये ज़िले हैं जहाँ पे हाईएस्ट पोलिंग हुई है। तो ये तो संकेत हमारे पक्ष में दिख रहा है, यह तो गुना गणित जो है हमारे फेवर में जाता है। आपको लगता है ना, वो तो बाकी तो हम तो 14 तारीख को जब आएगा तभी मानेंगे, ये आपको लगता है? चलिए देखिए, इस पे हम एक बात कह देते हैं, चुनाव अगर निष्पक्ष है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनता में सरकार के प्रति नाराजगी है। अगर जनता में सरकार के प्रति नाराजगी है तो सरकार बदलने का विकल्प महागठबंधन है, इसमें कोई तुत्तू मैं नहीं है, बिल्कुल साफ है ये, साफ ये है हिसाब। अब हिसाब ही कुछ गड़बड़ हो जाए, मान लीजिए जो है यहाँ भी जैसे हरियाणा में ब्राज़ीलियन मॉडल 22 को वोट दे रही हैं, कहीं यहाँ भी जो है कोई अमेरिकन मॉडल 50 को वोट देने लगे, तो ये कहना मुश्किल है। लेकिन हम लोग अनुमान कर रहे हैं कि जो वोट परसेंटेज बढ़ा है, जो लोगों में एक नाराज़गी देखने को मिल रही है, हालांकि वो चुप हैं, शांत हैं, वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, वोकल नहीं है। इसका एक दूसरा भी कन्हैया, जैसे 2020 के चुनाव में भी मैं था, उस समय जब तेजस्वी यादव 10 लाख की नौकरी के वादे नारे के साथ आए, तो एक बहुत ज़बरदस्त उसका बज क्रिएट हुआ था, एक माहौल था। इस बार उन्होंने बिहार के हर परिवार में एक नौकरी की बात कर दी, तो जिसका मतलब 2.5 करोड़ परिवार, 2.25 करोड़ परिवार, तमाम तरह के आकलन कयास हैं। अब उसके बाद उस वादे को, जिसमें जीविका दीदी को पैसे देना, उसको पहले था महीने 2500, अब उसको 1 साल का एक ही बार 30,000 कर दिया गया, और बहुत तरह की स्कीम कर दी बेरोजगारों के लिए। 200 यूनिट फ्री बिजली है, 500 रुपये में सिलेंडर है, ये सारी स्कीम, 2500 रुपया गरीब महिलाओं के खाते में माई बहन योजना की तरफ पहुंचा। तो ये सब कर दिया, लेकिन किस नैरेटिव पर चुनाव हो रहा है? क्या ये गया उस तरह से? नहीं गया तो फिर इसलिए अब आपको साइलेंट वोटर लग रहा होगा। दूसरी तरफ ये भी है कि जो एंटी इनकम्बेंसी दिखनी चाहिए, 20 साल का शासन कम नहीं होता, और वो भी तब जब नीतीश कुमार सेहतमंद नहीं है, मानसिक तौर पर सही नहीं है, शारीरिक तौर पर सही नहीं है, तमाम थ्योरी, तमाम नैरेटिव के बाद भी। देखिए सर, 3 बात है इसमें, और बिना किसी लाग लपेट के, हालांकि मैं एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ,
लेकिन फिर भी जब बोल रहे हैं तो कुछ सच को स्वीकार करना चाहिए, और ज़बरदस्ती का जो है थेथराई करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन 3 बात मैं पूरी ईमानदारी से और स्पष्टता से बतौर बिहार का नागरिक आपके सामने रखता हूँ। 1, 20 साल की सरकार है तो स्वाभाविक रूप से उसके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी होगी, लोग चाहे बोलें या ना बोलें। 2, कि सरकार जो है बदलना चाहते हैं तो उसके सामने विकल्प जो है वो महागठबंधन है। 3, हम ये बात स्वीकार करते हैं कि सेंट्रल नैरेटिव भले उस तरह से नहीं बन पाया, ये इलेक्शन स्टेट वाइज नहीं है, सीट वाइज है, लेकिन सर एक चीज़ हमेशा, आप इतने अनुभवी पत्रकार हैं, पूरे देश में चुनाव के विश्लेषण में तमाम विश्लेषक अगर किसी के परिणाम को लेकर के आज तक सबसे ज़्यादा गलती किए हैं तो बिहार चुनाव को समझने में किए हैं। और हमको लगता है कि इस बार भी बिहार के चुनाव को समझने में कहीं ना कहीं एक गलती हो रही है शायद। और 3 चुनाव तो कम से कम मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, मतलब 15 का चुनाव, 20 का चुनाव और 25 का चुनाव। 15 के चुनाव में हम वोट दे करके, मतलब हम JNU में उस वक्त पढ़ते थे, वोट देने के लिए आए और वोट दे करके वापस चले गए, तो सुबह जो है बड़ा मातम था और बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही थी बीजेपी की तरफ से, चुनाव जीत रहे हैं। परिणाम उल्टा हुआ। 20 में सब लोगों को लग रहा था कि भाजपा जो है शायद चुनाव हार जाएगी, ठीक है, फिर भी जो है भाजपा चुनाव जीत गई। हालांकि कई ऐसे सीट हैं जिस पे आप परिणाम, बेगूसराय को ही देख लीजिए, 2 ऐसी सीट है जहां पे उस वक्त अभी के जो मौजूदा विधायक हैं मटिहानी के, वो LJP के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे। राजकुमार सिंह कुछ 400 वोट, 333 वोट, अगर मुझे ठीक से बछवाड़ा याद की है। सीट। हाँ। तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पे जो है लगता है कि ज़बरदस्ती जीत हार कराई गई। एक पॉइंट पे जो है काउंटिंग भी रोक दिया गया, जैसे तेघरा के काउंटिंग में, जो हमारी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसको CPI जीती थी, राम रतन सिंह MLA हैं, तो जो है रात को, बहुत देर रात जो है कई अधिकारियों को फ़ोन करने के बाद, जबकि उनका लीड जो है वो 50,000 से ज़्यादा था, तब जो है उनको सर्टिफिकेट मिला। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी तरफ से हमको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, हमको और ज़्यादा एकजुट रहने की ज़रूरत है, हमको जो है और जनता से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, ये इस बात से हम इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन जनता के भीतर सरकार के प्रति नाराज़गी नहीं है, यह भी बात जो है ना झुठलाने वाली बात होगी। वो नाराज़गी जो है वो रिफ्लेक्ट कैसे हो रहा है? देखिए, बिहार जो है एक विलंबित निराशा में है, और वो विलंबित निराशा इसलिए है, चाहे आप किसी भी जाति समूह या किसी भी वर्ग से आते हो, कोई चाहे मजबूरी में, ठीक है, अगर आपके पास पैसा है तो आप इस मजबूरी में कि हमारी सुरक्षा का सवाल है, आप बाहर चले जाते हैं, बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं, या अगर आप बिल्कुल निम्न वर्ग से आते हैं तो आप जो है मजबूर हैं कि झोला उठा करके आप बाहर चले जाते हैं। तो समाज में एक विलंबित निराशा है, और लोगों को लगता है कहीं ना कहीं कि अरे क्या होगा, बेगूसराय की भाषा हम कहते हैं कि दूर की होता है, कुछ नहीं होता है, बदलबे नहीं करता है। तो लोग जो है विलंबित निराशा में हैं। तो आपको उनकी एंटी इनकम्बेंसी बहुत वोकल तरीके से नहीं दिखे, लेकिन लोकल लीडर के प्रति जो है वो गुस्सा और वो नाराज़गी आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिखेगी, और ये हमने महसूस किया है जिन क्षेत्रों में हम घूमे हैं। चलिए देखिए, आप चूंकि एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता लीडर हैं कांग्रेस के, तो जाहिर है आपको एक पक्ष अपने पक्ष में आता दिखेगा, लेकिन मैं एक पत्रकार हूं तो मैं हर तरह की बात सुनते समझते मैं इंतजार करूंगा 14 तारीख के नतीजे का। कांटे की टक्कर तो है ना सर? मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, टक्कर जरूर होगी। मैं कह रहा हूँ 20 साल से कोई सरकार है, और अगर वो कांटे की टक्कर में है तो भी बड़ी बात है, मैं इसको इस तरह से भी लेता हूं। मैं सिर्फ इसमें ये मुझे लगता है कि विमेन फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर। कहते हैं कि सरकार है, ED है, CBI है, ज़्यादातर मीडिया है, अब तो इलेक्शन कमीशन भी है। हाँ। इतना कुछ होने के बाद भी अगर वो कांटे के टक्कर में ही है, हाँ। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सही बात है, अगर ऐसा है तो बड़ी बात है। लेकिन हम ये इस पर कन्हैया बात कर रहे हैं कि जैसे आप सब लोगों ने इतना जोर लगाया, बिहार में SIR को लेकर वोटर अधिकार यात्रा निकली, राहुल गांधी 15 दिन तक, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, आप भी थे उसमें, हालांकि इन तीनों चारों लीडर की मौजूदगी में दीपंकर भट्टाचार्य सब 14-15 दिन रहे, और उसके पहले भी लगातार कैंप। इस चुनाव में SIR कोई मुद्दा दिखा आपको? मैं SIR की मैंने रिपोर्टिंग की, मुझे लगता है सबसे अधिक रिपोर्टिंग मैंने की। मुझे लगता है SIR की कोई बात ही नहीं कर रहा, कोई वोटर के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। देखिए, तो एक लगता है कि वो ऐसे ही इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया, मुद्दा था, और इसमें कोई शक नहीं, मुद्दा था और है, लेकिन उस मुद्दा को वोटर ने आत्मसात करके EVM पर बटन दबाने से पहले कुछ सोचा? देखिए, जो पहले हुआ था, हाँ।
अगर उसका विरोध नहीं किया जाता, वो एज इट इज होता, तो आज आपको बूथ के बाहर लोग इलेक्शन कमीशन को गाली गलौज करते हुए मिलते। आप लाखों लोगों का वोट काट देंगे, वो वोट देने के लिए जाएंगे, उनको वोट नहीं देने दिया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से जो है एक रोष होगा। तो ये कहना कि उस विरोध का कोई नतीजा नहीं है। नतीजा निकला कि आधार ऐड हो गया। हाँ, 12वां डॉक्यूमेंट सही करे, वो अगर नहीं 8-10 सुनवाई में ऐड हुआ होता तो ये उसका दुष्परिणाम कुछ और होता। हाँ, तो एक तो उसका गलत का विरोध करना जरूरी था, और गलत वो हो रहा है, गलत करने की कोशिश है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। हम भी यह जानते हैं कि चुनावी मुद्दा नहीं है ये चुनाव को बचाने का मुद्दा है। तो स्वाभाविक रूप से ये चुनावी मुद्दा नहीं होगा, क्योंकि पूरी की पूरी प्रक्रिया को बचाने का मुद्दा है। तो हम ये समझते हैं कि लोग वोट देते हैं अपने तुरंत की ज़रूरतों पर, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान या जाति धर्म, इस पे जो है वोट करते हैं। आजकल महिला भी जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी बन रही है। लेकिन ये सब तो तभी होगा ना जब चुनाव बचेगा। इसीलिए हम यह समझते हैं कि वोट चोरी का मुद्दा एक पैन इंडिया मुद्दा है, पूरे देश का मुद्दा है, क्योंकि ये लोकतंत्र का आधार है। अगर वोटिंग ही नहीं होगी, वोट ही चोरी कर लिया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से चोरी से बनी हुई सरकार वो पेपर चुराएगी, ज़मीन चुराएगी, लोगों का भविष्य चुराएगी, धन संसाधन का चोरी करेगी, क्योंकि वो तो एक तरीके से जनता के ऊपर जो है राजे राजवाड़ा की व्यवस्था थोपने की बात है ना। आप देख लीजिए, वैसे ही धनबल और बाहुबल के चलते आज जनता वोट तो कर सकती है, चुनाव करने का अधिकार तो है, लेकिन लड़ने का अवसर जो है उनसे छीनता जा रहा है। तो ये पूरी प्रक्रिया को बचाने का सवाल था, ये हम समझते थे, और पैन इंडिया सवाल था। बिहार में यात्रा इसलिए निकाली गई कि बिहार पहला राज्य है जहां से SIR की शुरुआत हुई। इसीलिए जो बिहार का चुनाव हो रहा है, बिहार के मुद्दों पर हो रहा है, लेकिन बिहार के वो मुद्दे, चुनाव सही तरीके से हो, वोट चोरी नहीं हो, उससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये बहुत मतलब बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि किसी पार्टी को पता चल जाए कि काम करने की जरूरत नहीं, हम तो चुरा करके जीत जाएंगे, तो जनता के लिए काम ही नहीं करेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि चोरी से बनी हुई सरकार जनता का सब कुछ चुराएगी। इसीलिए हम दोनों को जोड़ के देखते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं ना चोरी से बनी हुई सरकार, तो एक तरह से जो लोग हैं, जनमत है, जो जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, एक तरह से उन सब के विवेक को, उनके मताधिकार को भी खारिज करते हैं। जो कर रहे हैं उनका खारिज नहीं कर रहे हैं। देखिए, एक बात बताइए सर, आप मंदिर जाते हैं तो आप जा रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि कोई और मंदिर जाएगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम आपका अधिकार छीन रहे हैं। आप जाते रहिए, और भी लोग जा सकें, किसी और के लिए अवसर पैदा करना किसी का अवसर छीनने की बात नहीं है। जो लोग कर रहे हैं वो तो बड़ी अच्छी बात है, करें, खूब करें। लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज तक तो चुनाव आयोग का यही काम था कि सब लोगों को इस प्रक्रिया से जोड़ना है। आज तो चुनाव आयोग जो है उल्टी गंगा बहा रहा है कि जो है जो इस प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं उनको भी बाहर करना है। तो ये इंक्लूजन का पॉलिटिक्स नहीं है, एक्सक्लूजन का पॉलिटिक्स है। भारत का लोकतंत्र, भारत की जमहूरियत इंक्लूजन के प्रिंसिपल पे चलेगी, एक्सक्लूजन के प्रिंसिपल पे नहीं चलेगी। एक बात। दूसरी बात, आप वोट दिए हैं तो आपके वोट से ही सिर्फ जो है सरकार बन रही है, यह जानने का हक भी आपका हक है। सूचना का अधिकार हमारा बुनियादी अधिकार है। हम कह रहे हैं कि ये 22 वोट एक एक ब्राजीलियन मॉडल के नाम से जो पड़ रहा है, ये भी तो आपके मत का अपमान है। हम चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़ा कर रहे हैं अपना समझ करके। हम चुनाव प्रक्रिया पे सवाल खड़ा करते हैं, मुख्य चुनाव आयोग से सवाल पूछते हैं, तो इसको दुरुस्त करने के लिए सवाल पूछ रहे हैं। सर, ये कौन सी बात है कि हमारी उंगली में घाव हो गई है और हम उसका ऑपरेशन करना चाहते हैं ताकि जो उंगली ठीक हो जाए, कैंसरस नहीं हो, तो आप कह रहे हैं कि आप तो उंगली काटने की बात कर रहे हैं। अरे, चीर फाड़ काट छांट तो शरीर को बचाने के लिए है ना। ऑपरेशन कर रहे हैं तो मारने के लिए थोड़ी कर रहे हैं, बचाने के लिए कर रहे हैं ना। ये उल्टा करके इसलिए बोला जा रहा है ना, ताकि हमारे विरोध को, हमारे संकल्प को, हमारे संघर्ष को संदेह के दायरे में देखा जाए। जो 70% वोट लोग दिए हैं उनका बहुत बहुत बधाई, और उनको इसलिए भी बधाई कि आप अपने भागीदारी से ही इस चोरी को रोक सकते हैं। चलिए, ठीक है, SIR हो गया। आपने एक शब्द, एक वाक्य कहा कि आपके संकल्प को संदेह की नज़र से देखा जाए, इसलिए ऐसी बात होती है। जैसे आप लोगों का एक संकल्प या जो तेजस्वी का प्रण है, उसको भी संदेह के नज़रिए से देखा जा रहा है, नौकरी वाले पर, कि कैसे 2.25 करोड़ परिवार में हर एक को नौकरी दे देंगे। ये सवाल मैंने तेजस्वी से भी पूछा, मुकेश सहनी से भी पूछा। तेजस्वी ने कहा था कि हमारे पास प्लान है, 2-3 दिन में हम बताएंगे। वो 2-3 दिन के हो गए, 12-13 दिन, कोई बताया नहीं गया। फिर मैनिफेस्टो भी आया। तो ये
पता नहीं है कि कहाँ से लाएंगे, कौन सा कारू का खजाना, कहाँ से बजट। मुकेश सहनी से पूछा तो उन्होंने कहा हम 1 साल में बजट को दोगुना कर देंगे, 3.25 लाख करोड़ को 6.5 लाख करोड़ कर देंगे। सर तो आसान लग रहा है भाषा आपने में- इतना बड़ा झुनझुना बजाने के लिए दे दिया है जो लोग समझ रहे हैं कि पूरा नहीं हो पाएगा, संदेह की नज़र से देख रहे हैं। आसान भाषा में अगर इसको समझना है समझाइए। तो जहाँ से प्रधानमंत्री के लिए 8,500 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा गया वहीं से देंगे। बजट की प्रायोरिटी क्या है, बजट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कर्जा जब आप माफ़ करने के लिए जाते हैं तो किसका माफ़ करते हैं? 16 लाख करोड़ 16 लाख 16 लाख करोड़। हाँ ठीक है, अब आप आंकड़ा ठीक कर लीजिए। नहीं सही बोल रहे हैं। 16 लाख करोड़ रुपया 14 या 16 लाख चेक करना, कर्जा जो उसको है चेक कर लो। हाँ। कर्जा जो है माफ़ किया कॉरपोरेट का। इतने में सोचिए कि जो है कितने लोगों का कर्जा माफ़ किया जा सकता है, किसानों का, छोटे व्यापारियों का, छोटे दुकानदारों का। जो रेवेन्यू है उस रेवेन्यू को खर्च करने की प्रायोरिटी क्या है? जैसे मान लीजिए आप पिताजी हैं, आप घर चलाते हैं, आप मान लीजिए 1 लाख रुपया कमा करके लाए हैं, तो आप तय करते हैं ना कि इस 1 लाख रुपए का को कहाँ खर्च करेंगे। आप हर महीने अपने लिए जो 50,000 का जूता खरीद लें तो स्वाभाविक रूप से जो है आपके परिवार का बजट खराब होगा। कहीं से कर्जा तो ले रहे हैं ना। भारत अभी जो है जो कर्ज ले रहा है विश्व बैंक से और दूसरी संस्थाओं से, कर्जा तिगुना हो गया है। तो अब सवाल उठता है कि जब इतना कर्ज जिस राज्य पे पहले से है, कर्ज से डूबा हुआ स्टेट है, जिसका बजट फिर 3,17,000 करोड़ का बजट है बिहार का, अब इस बजट में जब आप 9 लाख 8 लाख करोड़ का और खर्चा जोड़ेंगे तो कहाँ से आगे, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो है। लोगों को ये समझ में आना है ना कि बिना नौकरी दिए हुए ही इतना कर्जा है। कैसे कर्जा हो रहा है? एमएलए को पेंशन दिया जा रहा है, उसके लिए कोठी बनाई जा रही है, मुख्यमंत्री के ऊपर खर्चा किया जा रहा है, सरकारी खर्चे पे प्रधानमंत्री आकर के भाषण दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये इसमें से आपको कौन सा नौकरी मिल रहा है? नहीं, लेकिन कोई ब्लूप्रिंट, कोई रोड मैप होना चाहिए ना, जब है, इतनी बड़ी है बात रोड कर- मैप सर। नहीं आया इसमें ना अभी देखिए तक। 3 बात है। हाँ। एक तो हर घर नौकरी जब हम देने की बात करते हैं वो घर बाहर हो जाएंगे जहाँ ऑलरेडी नौकरी है। हाँ। 2 वहाँ पे जो है जिसके घर में पढ़े लिखे लोग होंगे वही नौकरी होगी ना, उनकी योग्यता के आधार पर ही नौकरी दी जाएगी। और 3 जब आप इसको देखिए, जिस बात को हम बोले तो लोग बहुत हंसने लगे कि पीपीपी मॉडल में भी जो है चूंकि वो सरकार की भागीदारी से चलती है तो वह भी सरकार के द्वारा वित्त प्रदत्त एक्टिविटी है, जिसमें सरकार चाहे तो भागीदारी सुनिश्चित कर सकती है। इसीलिए हम लोग बार बार जो है जाति जनगणना की बात किए, जो 15.5 है उसकी बात किए, 50% का जो कैप है उसको हटाने की बात किए। एक उदाहरण देते हैं आपको, 1 रुपये प्रति एकड़ में जो आपने अदानी को ज़मीन दे दिया, 35,000 करोड़ रुपया जो है MOU साइन किए हैं कि वो खर्च करेंगे। वहाँ जो बिजली पैदा होगी उसको बिहार सरकार जो है 7 रुपये प्रति यूनिट से खरीदेगी, जबकि उत्तर प्रदेश की सरकार 3.5 रुपये में खरीद रही है। तो आर के सिंह ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया, वही हम कह रहे हैं ना 62,000 करोड़ का कि घोटाला हो एक जाएगा। MOU में मतलब सैकड़ों करोड़ रुपया जो है सरकार का बर्बाद हो रहा है। उसी रुपए से निकाल करके जो है हम लोगों को नौकरी देंगे, लोगों की हालांकि भागीदारी इसमें बहुत सुनिश्चित करेंगे। पेचीदगी है, लेकिन इस पर बहुत लंबी बात हो सकती है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है सर। हर पेचीदगी का जवाब होता है। आप तो हमसे ज़्यादा अनुभवी हैं। आप जब भी जन कल्याण का कोई बात लेकर के जाएंगे तो ब्यूरोक्रेटिक क्वेश्चन होता है कि पैसा कहाँ से आएगा। वहीं से आएगा जहाँ से तुमको सैलरी मिल रही है। तुम्हारा सैलरी काट देंगे, तुम्हारा जो 4 BHK घर है तुमको जो है 1 BHK वो सब सही है, लेकिन जो बजट है उसको 4 गुना नहीं कर पाएंगे ना 1 साल में। 20 ही महीना में तेजस्वी यादव ने कहा कि 20 महीना में नौकरी दे देंगे। हो जाएगा सर। चलिए खैर, उससे हम वापस आते हैं। अब होनी बात चाहिए। आती है जो प्रधानमंत्री मोदी के भाषण है या अमित शाह के भाषण है, कम योगी से कम हम लोग आदित्यनाथ नौकरी के की भाषण। बात कर रहे हैं ना, वो तो घुसपैठिया की बात, पाकिस्तानी की बात, वही बांग्लादेशी अभी की जैसे बात, बता रहा हूँ, जैसे कट्टा की बात कर जैसे रहे हैं। जैसे अमित शाह ने यही कहा कि कांग्रेस, जो पीएम मोदी ने पहले कहा कि कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखा, आरजेडी ने सीएम का पद चोरी कर लिया। जिस तरह से मुख्यमंत्री पद का की घोषणा कराई तेजस्वी यादव, ऐसा सही में हुआ? बहुत दबाव डाला गया और तब मजबूरी में। उनकी भाषा देखिए ना, गुजरात आते ही जाते ही जो है उनको फैक्ट्री की याद आती है, यहाँ आते ही उनको कट्टा याद आने लगता है। बिहार के लोगों के प्रति उनकी मानसिकता क्या है? ये स्टेरियोटाइपिंग है, अंग्रेजी में कहते हैं ना किसी प्रदेश का स्टेरियोटाइपिंग करना। तो वो प्रधानमंत्री की मानसिकता है कि बिहार के लिए क्या सोचते हैं। बिहार के मजदूरों के लिए ट्रेन चलाने को उपलब्धि कहते हैं, और बाकी जगहों पे जो है सॉफ्टवेयर पार्क, सोलर पार्क, डिजिटल इंडिया, ये सब जो है लिखा हुआ भाषण पढ़ते हैं, और यहाँ आकर के तो कट्टा बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये उनकी मानसिकता है।
एक और बयान है, देखिए अमित शाह ने कहा, वोटिंग के पहले अपील की कि एक एक वोट बिहार में जंगल राज की वापसी को रोकने, सुशासन को बनाए रखने, आत्मनिर्भर बिहार के निर्माण के लिए करिए। घुसपैठियों और नक्सलियों को संरक्षण देकर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले को सबक सिखाइए। तो उन्होंने ही कहा कि नक्सली तो समाप्त हो गए, हाँ। उनका ही दावा है। प्रधानमंत्री ने जो है लाल किले के प्राचीर से भाषण दिया, अपनी पीठ थपथपाई जो है जय शाह के पिताजी ने कि हमने समाप्त कर दिया है। अब अर्बन नक्सल होंगे, आप जैसे लोग होंगे जो नक्सली मैं होंगे, वही कह उनकी रहे हैं नज़र ना में। कि कुल मिला करके 20 साल में उन्होंने क्या काम किया है, एक भी काम गिनाने के लिए इनके पास नहीं है। ये सब जो है नकारात्मक बात ही बिहार के लिए वो कर रहे हैं। सारे बयान उसमें देखिए, बिहार- जंगल राज, कट्टा राज, हाँ। यही है। तो अमित वही शाह हम का कह एक रहे और बयान है, कट्टा वाली सरकार चाहिए या पाकिस्तान पर गोला बरसाने वाली? अपनी सरकार चाहिए, अदानी के टुकड़ों पर पलने वाली सरकार नहीं चाहिए। लगातार 20 साल से आपकी सरकार है। बताइए कि आपने बिहार में कितना एम्स खोला, आप बताइए कितनी नई यूनिवर्सिटी बनाए, आप यहाँ पे कितना सोलर पार्क खोले हैं, कितना जो है सॉफ्टवेयर पार्क बनाए हैं, कितना इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हैं, कितना जो है बिहार के अंदर पलायन रुका है, कितना जो है नए लोगों के लिए रोजगार सृजन हुआ है। यही बेईमानी है ना। अपने बेटा को बीसीसीआई दे दिया है कि खेलो बेटा आईपीएल, और यहाँ के बच्चे जो हैं वो मोबाइल पे जो है खेलते रहेंगे ड्रीम 11। ये बेईमानी है। लेकिन ये सब करके भी, अगर ये सब करके ये जो इस तरह के बयान हैं लगातार, जो एक तरह से कहें पोलराइज करने के बयान भी हैं, अभी किशनगंज और अररिया पूर्णिया में भी और भाषण होना बाकी है, ये सब करके भी अगर उनकी सरकार बन गई। सर जालियांवाला बाग में गोली चला करके जो है अंग्रेज रह गए थे और 30 साल, हाँ, तो क्या लड़ना छोड़ दें? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, जनरल डायर ने गोली चलाया, हाँ, चलाया, 1919 में, हाँ। आज़ादी मिली 47 में। सही बात है। तो लोग कहते हैं कि अरे ये सब करके भी जो है ये यहीं पे बैठे हुए हैं। लड़ना पड़ता है गलत के खिलाफ, उस गलत के खिलाफ लड़ना जरूरी है। और हम कहते हैं कि जब जनरल डायर नहीं रहा तो जनरल कायर भी नहीं रहेगा। ये जवाब बिहार के लोग इनको जरूर देंगे। वो बार बार अपने आप को नकली चाणक्य जो समझ रहे हैं ना कि हम चाणक्य हैं, तो चाणक्य की भूमि है बिहार। देखिएगा इनको जो है ना हरदी चुन्ना लगाएंगे, इनको पता भी नहीं चलेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कन्हैया कि आप बहुत उम्मीद आपको है, आपको अपने नैरेटिव पर, अपने एजेंडा पर, आपने जो वादे किए आप लोगों ने उस पर, आपको लगता है एंटी इनकम्बेंसी होगा, लोगों की नाराजगी होगी, लोग बदलना चाहते हैं। लोगों पर भी विश्वास है हमको सर। हाँ, लोगों पे भी विश्वास है, बिहार के लोगों पे विश्वास है। बिहार के लोगों की जो चिंता है उसको महसूस कर पा रहे हैं, उसके दुख तकलीफ से महसूस जुड़े हुए हैं। जब पलायन रोको नौकरी दो यात्रा लेकर के घूम रहे थे, जिले जिले में लोगों ने आकर के कहा, माँ बाप ने आकर के बताया कि हमारा नौजवान बच्चा जो है वो सूखे नशे की गिरफ्त में है। सूखा नशा इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। आप जानते हैं कि जो है मुद्रा पोर्ट पे जो है सूखा नशा का कितनी बड़ी खेप जो है बार बार पकड़ी जाती है। ये तो वो है जो पकड़ी जाती है, जो नहीं पकड़ी जाती है वो कितना है और कैसे पूरे बिहार के जो है नौजवानों को ड्रग्स में धकेला जा रहा है, ये हम लोग देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। ये हमारी तकलीफ़ है और उसी तकलीफ़ के चलते हमको एक उम्मीद है कि ये लोग हमेशा ऐसे ही तकलीफ़ में नहीं रहेंगे, ये एक रास्ता ज़रूर निकालेंगे। वो एक शेर है ना दुष्यंत कुमार की, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सही बात। गंगा निकलती हैं बिहार से, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को गंगा ही दो भागों में विभाजित करती हैं। तो ये जो दर्द है, का कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। लेकिन अब उस पर बात ये आती, ठीक है शेर शायरी ये सब तो अच्छा है, लेकिन ये सब होने के बाद भी, उसके बाद भी अगर एनडीए की सरकार फिर से बन गई बिहार में, तो क्या लगेगा आपको? जनता पर जो भरोसा है उसमें कहीं आपको समझने में दिक्कत हुई, या आपका नैरेटिव जनता तक नहीं गया? जनता पर कोई संदेह नहीं है, जनता पे भरोसा है। जनता के साथ जो धोखाधड़ी हो रही है उस धोखाधड़ी को हम समझ रहे हैं, और उस धोखाधड़ी में अगर ये कामयाब होते हैं तो सीधी सी बात है सर, एक तरफ उनके पास सब कुछ है, पूरा का पूरा मशीनरी है। हम आज जा रहे थे तो हमको जो है एक नौजवान था, बोला कि जो है क्या ईवीएम मशीन पर भरोसा है? हम बोले यार क्या मशीन की बात कर रहे हो, यहाँ पूरा का पूरा मशीनरी ही बैठा हुआ है और तुम जो है मशीन की बात कर रहे हो। तो जनता पे भरोसा है, उनके विवेक पे भरोसा है, उनके निर्णय लेने की क्षमता पे भरोसा है, उनके लड़ाकूपन पे भरोसा है। और सदन में जगह नहीं मिलेगी तो सड़क पे लड़ेंगे सर। चलिए, कन्हैया कुमार को भरोसा है। अब चूँकि मैं पटना से मोकामा होते हुए, बेगूसराय होते हुए किशनगंज जा रहा हूँ, रास्ते में पता चला यहाँ है तो मैं रुक गया। आखिरी में एक दो सवाल और, चूँकि कांग्रेस
से जुड़े हैं, कांग्रेस की नुमाइंदगी करते हैं। कांग्रेस को 70 सीटें पिछली बार कन्हैया मिली थी, जिसमें 19 जीती। कहा गया स्ट्राइक रेट कांग्रेस का सबसे खराब था, लेफ्ट का स्ट्राइक रेट बेटर था, माले को 19 देकर 12 सीटें माले ने जीती। अब इस बार कांग्रेस की सीट पिछली बार से कम मिल गई, तो कट साइज कर दिया आपसी गठबंधन में 61, उसमें 7, 8, 9 पर फ्रेंडली फाइट हो सकता है, 51-52 पे ही कायदे से लड़ रहे हो। उसमें कहा जा रहा है ज़्यादातर सीटें हैं जो डायरेक्ट बीजेपी और जेडीयू के सामने कांग्रेस को छोड़ दिया गया है, मतलब कांग्रेस को ऐसी सीटें दी गई। तो एक तरह से निगोशिएशन में ऐसा हुआ कि कांग्रेस को मतलब पुश करके एकदम उस पर किनारे कर दिया गया कि सीट भी कम, सीधे कन्फ्रंटेशन की सीट, और कांग्रेस बहुत क्राइसिस में हो जाएगी अगर बीजेपी और जेडीयू से मुकाबले में पिछले बार से सीट और कम हो जाए। नहीं, ये तो इस बात को जो है और साबित करता है कि भाजपा को कांग्रेस ही हरा सकती है, इसीलिए उसके सामने हम खड़े हैं। गोडसे को गांधी से ही हराया जा सकता है। गोडसे हमेशा गांधी के सामने ही सरेंडर करेगा, गोली मारने से पहले भी पाँव छूना पड़ेगा। अरे तो महात्मा गांधी के सामने, राहुल गांधी के सामने थोड़े। नहीं, वो तो विचार की बात है ना हाँ। सर। आज आप और हम जो भी कर रहे हैं, इसमें सिर्फ हमारी व्यक्तिगत भूमिका तो है नहीं, इसमें जो है समाज का, समूह का एक सामूहिक योगदान है। उसके चलते हम लोग खड़ा होकर के बात कर रहे हैं। यहाँ भी सब लोगों के सहयोग से ये बातचीत संभव है। लाइट, कैमरा, आपके लिए कोई शर्ट बनाया है, कोई आपके लिए मोबाइल बनाया है, आप खरीदे हैं, फिर आप जो मेहनत करते हैं उससे जो आपको पारिश्रमिक मिलता है, आप उससे जो है परचेज करते हैं चीज़ों को। ये सामूहिकता में हमको भरोसा है सर। और ठीक है, मुश्किल है तो है, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा के जब धाराएं प्रतिकूल, लड़ा जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। और 20 का मुझे बहुत बिरले लोग हैं, उसमें से आप एक हैं जो आप इस बात को समझते हैं कि 20 में हमारा स्ट्राइक रेट जो है ना, वो ख़राब नहीं था। अगर आप सीटों की स्थिति को देखेंगे तो कांग्रेस जो है अपने स्तर पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इस बार भी हमारी कोशिश है कि न सिर्फ अपनी सीटों पर, बल्कि 243 की 243 सीटों पे हम लोग योगदान दें। हमारे पास जो भी क्षमता है पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत से उसमें लगाएं, ताकि सरकार बदलने में हमारी तरफ से जो है कोई चूक ना रहे। कांग्रेस को कुछ चाप दिया आरजेडी ने ज़्यादा, इसलिए सीट भी कम और उसके बाद सीधी टक्कर वाली सीट मिल गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। हम लोग पहले से ये बात कह रहे थे कि क्वांटिटी इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी इम्पॉर्टेंट है। और जहाँ पे जो पार्टी अच्छा परफॉर्म कर सके वहाँ पे वही पार्टी लड़े। यही वजह है कि कुछ सीटों पे जब हमको लग रहा था कि हमारी स्थिति बेहतर है और हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, इसीलिए उन सीटों पे जो है हम लोग अपनी दावेदारी रखे और वहाँ पे जो है हमारा कैंडिडेट है। और कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ हमको लगा कि नहीं, ये दावेदारी छोड़ देनी चाहिए, वो हम छोड़ दिए, वहाँ पे हमने कैंडिडेट अपना वापस करा लिया। ये आखिरी सवाल है कि ये चुनाव बहुत अहम है विपक्ष के लिए, इसलिए कि लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष को बहुत उम्मीद जगी थी और देश में भी लगा था कि जो प्रधानमंत्री मोदी 400 पार का नारा लगा रहे थे, एग्जिट पोल 350-400 पार पहुंचा रहे थे, उनको 240 पर जनता ने रोक दिया। उसके बाद के चुनाव में नतीजा ये हुआ कि हरियाणा में हार हुई, महाराष्ट्र में हार हुई, मतलब हार की एक श्रृंखला उसके बाद। हरियाणा के हार का तो जो है कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है कि हम राहुल गांधी ने कम वोटों के अंतर से हारे और उससे कई गुना ज़्यादा वोट जो है वो गलत तरीके से जोड़े गए। ना सिर्फ जोड़े गए बल्कि उनके नाम पे वोट कास्ट हुआ, वो वोट पड़े। इसीलिए जब हम सीसीटीवी का फुटेज मांग रहे हैं तो मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं कि माँ बहन का वीडियो देना चाहिए क्या। अरे तो आप क्या थोड़ी वीडियो मांग रहे हैं? जो वीडियो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में शूट किया गया है और वो इसी पर्पस से शूट किया गया है ना, ताकि उसकी ट्रांसपेरेंसी पे कोई क्वेश्चन हो, वोटिंग प्रक्रिया की ट्रांसपेरेंसी पे, तो उसको सबूत को जो है देखा जा सके, उसका परीक्षण किया जा सके। उस पर इतना जो है डिफेंसिव होने की क्या ज़रूरत है। और दुखद बात यह है कि सवाल पूछिए चुनाव आयोग से और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जो है भाजपा का कोई नेता आता है। तो हरियाणा में कैसे हारे हैं, महाराष्ट्र में कैसे हारे हैं, उसका तो लगातार सबूत नेता। लेकिन ऐसी स्थिति बिहार में अगर हो गई तो फिर एक विपक्ष को बहुत बड़ा झटका लगेगा उसके लंबे वक्त के लिए कि भाई बिहार में इतना जोर लगाए, तेजस्वी पिछली बार कुछ हजार वोटों से महागठबंधन पीछे रहा, 12,000 वोट का जिक्र बार बार करते हैं। इसीलिए आपके माध्यम से अपील कर रहे हैं बिहार के लोगों को कि इतना हुमच दीजिए ना वोट को कि कितना चढ़ा लेंगे। आप भोज किए हैं ना, बेगूसराय के हैं आप, हम भी भोज करते हैं। तो मान लीजिए कि 500 लोगों का खाना है, ठीक है। पहले आपको याद है कि लोग खाते भी थे और लोटा में बचा हुआ 1-2 रसगुल्ला ले हुमच के खाते थे। हाँ, हुमच के खाते थे। तो भंडार में इतना हुमच करके लोग रखते थे ना कि अगले दिन भी जो है रसगुल्ला कम नहीं पड़ता था। तो इसीलिए तो राहुल जी ने अपील किया ना, खास करके तरुण युवाओं से, उस वर्ग से, कि आप इसके प्रति सजग होइए, ये आपका अधिकार ही चुरा लेगा तो फिर आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। तो
तो हम आपके माध्यम से जो है बिहार के मतदाताओं को ये अपील कर रहे हैं कि इतना हुमच करके वोट कर दीजिए ना कि चुराइयो लेगा ना तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, सरकार बदले। अमित शाह ने कहा हुमच के वोट दीजिए, भाषा ये इस्तेमाल नहीं की। 160 पार अमित शाह नारा लगा रहे हैं बिहार में, 243 की असेंबली में 160 पार। ये सब तो ऐसे बोलते रहते हैं ना, पिछली बार भी 400 पार कह रहे थे। वो देखिए अमित शाह का एक ही एजेंडा है बिहार में अपना सीएम बनाने का, और वो जो है नीतीश जी का शिंदे करने के प्लान में है। गलती से 160 तो नहीं, गलती से अगर उनको बहुमत आ गया तो उनकी कोशिश है कि जेडीयू को तो पहले ही निगल चुके हैं, नीतीश कुमार को भी जो है वो निपटा दें। मतलब आगे नीतीश कुमार को तब तक ही रखेंगे जब तक कि उनका मुख्यमंत्री बनने की स्थिति नहीं बन जाए। तो अमित शाह का तो एकमात्र एजेंडा है कि वो यहाँ आएँ, उनके मित्र यहाँ पहले पहुँच गए हैं, बिहार के धन संपत्ति को बढ़िया लूटें और अपने जो है गुजराती दोस्त के तिजोरी में पहुँचाएँ। उनका एक ही कार्यक्रम है। बाकी सर कहते हैं ना चमड़ा का जुबान है, बोलने में कौन सा जीएसटी लग रहा है, कुछ भी बोलिए। 160 पार बोलिए, जो है 350 पार बोल दीजिए, 243 से सीट है कह दीजिए 250 पार, तो बोलिए आपका मुंह है और आप गृह मंत्री हैं और आप चुनाव जीत रहे हैं, तो आप कहते हैं ना कि राजा का अहंकार है, जो मन सो बोले। चलिए अब आखिरी सवाल जाते जाते कि अब चूंकि दूसरे दौर के चुनाव के लिए 2.5-3 दिन प्रचार के लिए बचेगा, तो कभी तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा करने जैसी स्थिति न आई, न आएगी? नहीं, अभी तो हम लोगों का कार्यक्रम अलग अलग बना हुआ है, क्योंकि चुनाव इस बार जो है काफ़ी छोटा रहा है और जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं बड़ा एरिया कवर करना है, सब अपना अलग अलग। हम ये तो डिप्लोमेटिकली जवाब दे रहे हैं। हम अपने नेताओं के साथ भी तो नहीं दिख पा रहे हैं ना। हमारे भी तो लीडर रोज आ रहे हैं, राहुल जी आए हैं, प्रियंका जी आ रही हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट भी आने वाले हैं। तो कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को कवर किया जाए। तो हम जो है अकेले भी प्रचार किए हैं, पप्पू यादव के साथ भी प्रचार किया। वो हमारा बछवाड़ा में चूँकि यहाँ पे ज़रूरत थी, यहाँ जो है हम लोग फ्रेंडली फाइट में तो थे। पप्पू यादव एक फ्रीलांसर की तरह है, जहाँ जहाँ जरूरत होती है वहाँ पहुँच जाते हैं। नहीं, वो भी अकेले प्रचार करते हैं और कई बार साथ में भी प्रचार और कई बार तेज प्रताप यादव के यहाँ भी पहुँच जाते हैं, जो तेजस्वी के उम्मीदवार के खिलाफ है। कभी बछवाड़ा भी, मतलब फ्रीलांसर ही हुए ना, निर्दलीय जैसे पत्रकारिता में कहा जाता है फ्रीलांसर, वो अलग अलग अखबारों में लिखता रहता है वक्त के हिसाब से। फ्री हार्ट बोलिए, फ्री हार्ट ये नया शब्द है, फ्री विल बोलिए। चलिए, बहरहाल अपने गांव में है कन्हैया। अभी हमने चूंकि चुनाव से जुड़ा हुआ मामला था, पहले दौर की वोटिंग हुई, तो मेरे सवाल जवाब यहीं केंद्रित थे। और आगे हम कभी इस चुनाव के बाद एक बार कन्हैया हम दिल्ली में बात करेंगे। एक बार हमने छत पर बात की थी दिल्ली में, तो ऐसे 1-2 घंटे की बात हम लोग कभी करेंगे। अच्छा खाना खिलाया था आपने। और चलिए अभी हम लोग चूंकि भागेंगे किशनगंज की तरफ, और जल्दी इसको एडिट करके आज घर होते हुए जाइएगा। हाँ, घर होते हुए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।